नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आंसर राइटिंग हमें किस तरह करनी है और क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट अडॉप्ट करना है। तो देखिए, आपके सामने जो पीडीएफ है ये मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं ली है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पीआईबी से ली है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसमें 27 दिसंबर को लाइट हाउस टूरिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, तो उसकी पीडीएफ मैंने डाउनलोड की और इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। तो और आपको एक चीज़ पता होगी कि जो पीआईबी है वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लिखी जाती है और हमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करनी होती है। तो इसके थ्रू आज हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग को समझेंगे कैसे करनी है और इस टॉपिक को भी समझ लेंगे। तो टॉपिक क्या है? लाइट हाउस टूरिज्म। देखिए, गवर्नमेंट और एक और चीज़ ध्यान रखना कि आज की वीडियो को आपको ध्यान से इंटरलाइज करना है। और देखिए, जो आज की वीडियो को इंटरलाइज कर लेगा, ध्यान से सुन लेगा, एक की स्पीड से ही सुनना, उसके लिए आंसर राइटिंग ना बहुत इजी हो जाएगी और हमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आंसर है वो बिल्कुल आइडियल आंसर है। इसका अगर हम 10% या 20% भी रिप्लिकेट कर लेते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक क्या है? लाइट हाउस टूरिज्म। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, हम फॉर्मेट भी समझेंगे और टॉपिक भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बात की गई है? इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब इंट्रोडक्शन इन्होंने कैसे दिया है ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने डेटा दे रखा है कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7500 किलोमीटर के आसपास है। उसके अलावा कितने लाइट हाउसेज हैं? 204 लाइट हाउसेज हैं। ठीक है, तो देखो एक स्टार्टिंग कैसे की गई है कि डेटा देके स्टार्टिंग की गई है, वो भी ऑथेंटिक डेटा है कि सबको पता होता है कोस्ट लाइन कितनी है और लाइट हाउसेस के बारे में जिसको ये टॉपिक के बारे में जानकारी होगी वो डेटा ये भी लिखेगा। इसके बाद क्या किया गया कि इन्होंने ये बताया कि ट्रेडिशनली इसका किस लिए यूज़ होता था? नेविगेशनल एड के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि लाइट हाउसेस क्या होते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं दीप्त स्तंभ या प्रकाश स्तंभ। ये बेसिकली समुद्र तट के आसपास बनाए जाते थे या किसी आइलैंड एरिया में बनाए जाते थे। यहाँ पे क्या होता था बेसिकली, इन लाइट हाउस का काम क्या होता था कि जो भी समुद्री यात्री आते थे या समुद्र के थ्रू जो लोग ट्रेड करते थे उनको नेविगेशनल एड प्रोवाइड करना, मतलब उनको मार्गदर्शन देना कि वह किसी समुद्री चट्टान से न टकरा जाएं। इन सब के बारे में जानकारी इस लाइट हाउस के द्वारा दी जाती थी। देखो, इसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आ गई हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका यूज़ तो ख़त्म हो गया अब, लेकिन ये हमारी हेरिटेज का पार्ट है, काफ़ी सालों से ये बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, कंजर्व भी करना है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया कि क्यों ना यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या किया गया है कि यही बताया गया, पहले इनको नेविगेशनल एड के लिए यूज़ किया जाता था और गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए, फिर सेकंड पॉइंट पे क्या किया गया कि लाइट हाउस टूरिज्म को डिफाइन किया गया और एक ये डायग्राम दिखाया गया। तो हमने क्या जाना कि इंट्रोडक्शन हम डेटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं तो कोशिश करो कि डेटा से स्टार्ट करो और डेफिनेशन उसके बाद लिखो, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें दिख रहा है। और जब भी आप स्टार्ट करो तो पहले पेज पर ही अपना डायग्राम बना दो जो भी आपको बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लाइट हाउस टूरिज्म का डायग्राम है। ठीक है, तो हमने ये जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लाइट हाउस टूरिज्म होता क्या है। तो लाइट हाउस टूरिज्म क्या है कि जो भी लाइट हाउस के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर, उनको ट्रांसफॉर्म करना है और उसके आसपास के एरिया को भी ट्रांसफॉर्म करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। ठीक है, और अगली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा कि नेचुरल ब्यूटी का एक कॉम्बिनेशन है, मैरीटाइम हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए, ये 3 पॉइंट एक साथ लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लाइट हाउस टूरिज्म में इन 3 चीज़ों को हम दिखा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे लाइट हाउस टूरिज्म और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, मैरीटाइम हिस्ट्री और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक कि हमने डेटा से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद लाइट हाउस टूरिज्म को डिफाइन किया। ठीक है, और यहीं पर हमने डायग्राम भी बना दिया पहले पेज में। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। आगे समझिए कि देखो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि इंडिया का जो मैरीटाइम इंडियन विजन है 2030 का और अमृतकाल का विजन है 2047 का। देखिए, ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि देखो एक आइडियल आंसर है, हमें स्टैंडर्ड मतलब इसका 20% रिप्लिकेट करना होता है। तो इसको हम यहाँ इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ड्स लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी। तो इसको हम बाद में चाहें तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं या इसको किसी और आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा, मान लो कि पोटेंशियल बताना है लाइट हाउस का। तो लाइट हाउस का पोटेंशियल बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, पेस्टल अप्रोच यूज किया गया है कि हेडिंग बना के एक एक एंगल को बताया गया है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे, मान लो आप कोई आंसर लिख रहे हो और आपको 30 मिनट लग रहे हैं लिखने में, मतलब आपने आज ही स्टार्टिंग की आंसर राइटिंग और आपको 20 से 30 मिनट लग रहे हैं एक आंसर लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो इन हेडिंग्स की फॉर्म में लिखो। जैसे लाइट हाउस टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है कि उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। जब स्ट्रेटजिक लोकेशन है, अब स्ट्रेटजिक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि ऐसी कोई लोकेशन या ऐसा कोई एरिया जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटजिक लोकेशन बोलेंगे। तो लाइट हाउस टूरिज्म मैंने आपको बताया कि समुद्र तट के आसपास ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो काफी स्ट्रेटजिक लोकेशन है और जब वहां पे हम जाएंगे तो समुद्र का एक बहुत अच्छा व्यू निकल के आता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बता दिया ये इसका पोटेंशियल है। उसके बाद इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। क्यों कल्चरल इंपॉर्टेंस है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइट हाउस के स्ट्रक्चर हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास हैं। तो जैसे महाबलीपुरम के पास है एक लाइट हाउस टूरिज्म, तो इसलिए यहाँ कि इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। क्लियर हुआ? अब देखिए आपने इस सेकंड हेडिंग से क्या सीखा कि जब भी आप कोई हेडिंग बनाओगे ना तो डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पे महाबलीपुरम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, पहले एक कनेक्टिंग लाइन दी हुई है। ठीक है, तो आपको भी जब आंसर राइटिंग करनी है तो हेडिंग के बाद डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं लिखना है, रेदर देन कुछ लाइन ऐड करनी है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है, लाइक करके, सच एज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हो। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग में क्या है, एडवेंचर एंड लीजर एक्टिविटी। तो ऐसे एरिया में जब समुद्र तट के आसपास हैं, आइलैंड एरिया के आसपास हैं लाइट हाउस, तो वहाँ पे क्या होगा, हम ट्रैकिंग को प्रमोट कर सकते हैं, बोटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लाइन ऐड की, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एडवेंचर एंड लीजर हेडिंग डाली और उसके बाद डायरेक्टली सच एज लिख दिया। नहीं, हमको एक कनेक्टिंग लाइन लिखनी ही लिखनी है, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन हेडिंग्स की फॉर्म में ही लिखना है, ये मत भूलना। देखो अगर ये हेडिंग्स की फॉर्म में आप लिखोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और देखो ये स्टैंडर्ड आंसर है, तो ध्यान रखना कि इसी फॉर्मेट में कि हमको क्या जो भी पूछा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा, डेटा लिखा, फिर डेफिनेशन लिखी, फिर क्या करना है हमको कि जो भी पूछा हुआ है बॉडी में वो पार्ट लिखना है हेडिंग की फॉर्म में। अब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं कि उस एरिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्रमोट हो जाएगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं कि खातिरदारी वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों को हम उस एरिया में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो इसका पोटेंशियल हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे देखो क्या है कि अब देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली पूछा गया है कि कोई भी क्वेश्चन आया है और उसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आपको अलग से प्रॉपर हेडिंग बनानी है और 4-5 स्टेप्स बताने हैं। और अगर नहीं पूछा गया है और अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो कोई भी स्कीम या कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको एक हेडिंग बनानी है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। अब जैसे लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है ना, लाइट हाउस टूरिज्म फेस्टिवल। इसके अलावा स्टेक होल्डर मीट कर रही है। बस हेडिंग लिख के यहाँ पे हेडिंग नहीं बनानी, नंबर 1 लिख देना, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है, दूसरा स्टेक होल्डर्स मीट ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, सागरमाला प्रोग्राम के तहत भी इसको प्रमोट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट स्टेप्स में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, देखिए ये लिखा है वे फॉरवर्ड और ये लिखा है कंक्लूजन। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए वे फॉरवर्ड में आप अब ये बताओगे यहाँ पे लाइट हाउस टूरिज्म के कंटेक्स्ट में कि हमें लाइट हाउस टूरिज्म प्रमोट करते इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कि कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलप। यहाँ पे भी फिर देखो आप हेडिंग बना के बात की गई है। तो सबसे पहले आप दिमाग में एक चीज़ इंजेक्ट करो कि यार जब भी मैं आंसर राइटिंग करूँगा या करूँगी तो मैं हेडिंग्स की फॉर्म में करूँगी आंसर राइटिंग, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग रहा है। बट मैं एक बार जब मेरी आदत बन गई ना, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। तो आप जिस चीज़ की हैबिट बना लेंगे ना वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। और जब पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया तो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली हेडिंग्स को जनरेट करेगा आंसर राइटिंग करते समय। ठीक है ना। तो देखो वे फॉरवर्ड में क्या है कि जब भी हम लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब हमने हेडिंग बना दी और कहा कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस की बात है ना, अब हम इतना लिख के छोड़ देते हैं। और आपको पता है यूपी का आप जब भी कोई भी एग्जाम दोगे तो टूरिज्म पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप सुन लीजिए ध्यान से और हो सकता है तो नोट डाउन कर लेना।
देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि भूटान का एग्जाम्पल है। एक तरीके से भूटान मॉडल है सस्टेनेबल टूरिज्म का। कैसे? भूटान लो वॉल्यूम हाई वैल्यू टूरिज्म प्रमोट करता है। आई रिपीट, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू लगा दो, वैल्यू मतलब टैक्स लगा दो या कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल ना हो पाए, इसके लिए चार्जेस ज़्यादा लगा दो, फीस ज़्यादा लगा दो, टैक्स ज़्यादा लगा दो कि लिमिटेड लोग ही आ सकें एक बार में। तो इससे क्या होगा कि हाई वैल्यू हो गया और लो वॉल्यूम टूरिज्म हो गया। वॉल्यूम मतलब कि कितने लोग आ रहे हैं उस मतलब टूरिस्ट एरिया, मतलब कोई एरिया जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो कीवर्ड याद रखना, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म। ठीक है, ये भूटान इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी चलती है, जैसे आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। अब देखो करंट अफेयर जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उसको हम मेंस में कैसे यूज़ करेंगे समझना। तो आपने देखा होगा कि सिक्किम में और उत्तराखंड में ने अभी अनाउंस किया है कि आप अगर हमारे स्टेट में विजिट करने आते हो तो आपको क्या करना होगा, अपने साथ एक कैरी बैग लाना होगा बड़ा सा, और जो भी गंदगी करोगे उस कैरी बैग में डालनी है, सड़क वगैरह आसपास रोड में नहीं फेंकनी है। तो इस एग्जाम्पल से भी हम बता सकते हैं कि जब हम लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो हमें सिक्किम और उत्तराखंड से सीख लेते हुए कोस्टल एरिया में ये कैरी बैग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाहिए कि अपना कैरी बैग साथ में लेके आओ और उसको वापस ले जाओ, ठीक है, या डस्टबिन में डिस्पोज कर दो, रोड पे कहीं नहीं फेंकना। तो ये आपके एग्जांपल हो गए। इससे आपने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेडिंग तो डाली, बट साथ ही साथ आपने क्या किया, यहाँ पे ये भी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। आपने स्टेप्स भी बताए। इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये आइडियल आंसर है, इसका 20% भी आपने रिप्लिकेट कर दिया ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इससे आपको बस सीखना है कि हमें किस तरीके से अपने मॉडल आंसर को बनाना है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इन्होंने कि कोस्टल सर्किट के साथ इंटीग्रेट कर दो। तो लाइट हाउस टूरिज्म जहाँ जहाँ पे लाइट हाउस के स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे कोस्टल सर्किट के साथ इंटीग्रेट कर दो तो भी टूरिज्म को प्रमोट होगा। तीसरा, अब इससे क्या होगा, देखो कोस्टल सर्किट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्या? ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन चलाओ उस एरिया में। जैसे लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करना है तो हर किसी को तो पता नहीं होता, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पता लग गया, या हम कभी वहाँ विजिट करने गए तो पता लग गया। अब गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है तो अवेयरनेस भी चलाना होगा। तो अवेयरनेस कैसे कर सकती है? डिजिटल इनिशिएटिव से। तो जब भी अवेयरनेस की बात है तो एक कीवर्ड याद रखो, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमको क्या करना है, अवेयरनेस कैंपेन को प्रमोट करना है, जिससे कि लाइट हाउस टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए। बट यहाँ पे हाई वैल्यू लो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि जो मरीन इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, वल्नरेबल होता है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर ज़्यादा लोग आ गए ना तो एकदम से मरीन कोस्टल जो हमारे जीव जंतु होते हैं ना वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो इसलिए हमें हाई वैल्यू लो वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप ये समझिए कि स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना है। अब देखो स्किल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि उस एरिया में देखो आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना होगा और जॉब क्रिएशन भी करना होगा, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वहाँ की लोकल एरिया का भी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो जो लाइट हाउस टूरिज्म है वो इंजन ऑफ कोस्टल इकोनॉमी बनेगा। इंजन ऑफ कोस्टल इकोनॉमी एक कीवर्ड है, लिख लेना, ठीक है ना। तो स्किल डेवलपमेंट उस एरिया का करो, वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह हैं, जो लोकल एरिया हैं, यूथ्स हैं, उनको क्या करो कि ट्रेनिंग दे दो कि कैसे आपको गार्ड बनना है, कैसे कैसे काम करना है, और भी जो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड स्किल प्रोवाइड करो। तो ये तो हो गया वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब आ गए, इसके बाद देखो एक लाइन लिखी हुई है कि जब भी लाइट हाउस टूरिज्म प्रमोट होगा तो मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है वो भी पूरा होगा, और हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री भी कंजर्व रहेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होगी। क्योंकि देखो जॉब क्रिएशन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे भी प्रमोट हो सकती है कि उस एरिया में हम जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं या लोकल जो भी चीज़ें हैं उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और हमारी जो इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं लाइट हाउस वाले वो भी कंजर्व रहेंगे और वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जैसा कि आपने देखा महाबलीपुरम वाला। तो ये कनेक्टिंग लाइन जो लिखी हुई है इसको आप एज अ कंक्लूजन भी लिख सकते हो और यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ देना, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है, कंक्लूजन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आपका प्रोग्रेसिव कंक्लूजन होना चाहिए। कोई अच्छा सा कीवर्ड यूज़ करना, जैसे यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है कि जो लाइट हाउस टूरिज्म है किस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है, मतलब किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि हमारा हेरिटेज भी कंजर्व हो रहा है इससे और हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका एक हार्मोनियस ब्लेंड है ये, ठीक है। तो हेरिटेज भी कंजर्व हो गया और टूरिस्ट भी डेवलपमेंट हो गया।
और इसके अलावा देखो, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी उस एरिया में, उसको हमने अनलॉक कर दिया और कम्युनिटी का एम्पावरमेंट भी कर दिया। कम्युनिटी का एम्पावरमेंट कैसे? हमने उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर दिया, जॉब क्रिएशन बढ़ा दी, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट कर दिया, तो कम्युनिटी भी एम्पावर हो गई। ठीक है, तो हमने ये क्या समझा इस पूरी वीडियो में कि देखो यार, ये मॉडल आंसर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया हुआ था। हमने देखा कि इंट्रोडक्शन हम किसी एक तरह से लिख सकते हैं, या तो डेटा से लिख लें या डेफिनेशन से लिख लें। अगर दोनों ही हमारे पास हैं तो आप कोशिश करिए कि डेटा, अगर आपके पास ऑथेंटिक डेटा है ना, और तो डेटा से शुरू करिए, ठीक है ना, उसके बाद डेफिनेशन लिख दीजिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, उसके अलावा देखो, और इस तरीके से हेडिंग बनाकर ही लिखना है, याद रखना। प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है जिससे कि एग्जाम हॉल में आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाए। न्यू नॉर्मल मतलब कि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको ऑटोमेटिकली हेडिंग्स याद आने लगें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए यार, जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अब यहाँ पे कुल मिला के हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट की बात भी साथ ही साथ आ ही रही है। तो हम जहाँ भी यूज कर सकते हैं ना कि आर्टिकल 48A, आप लोगों को पता होगा, डीपीएसपी का एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बात करता है। ठीक है ना, इसके अलावा 51A फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, तो स्टेट की ड्यूटी भी है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, और सिटीजन्स की ड्यूटी भी है। इसको भी कहीं भी आप फिट कर सकते हो। स्टेप्स गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फंडामेंटल डीपीएसपी को इंप्लीमेंट भी इसके साथ कर रही है, जिससे कि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो सके, हमारी मैरीटाइम हेरिटेज भी कंजर्व हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, और तो कुल मिला के आप इस तरीके से आर्टिकल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। एक चीज़ समझ लेना, इस वीडियो को आपको इंटरलाइज करना है। इस टॉपिक के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की है कि आंसर राइटिंग को किस तरीके से हमें करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोशिश करना कि चाहे आपको 10 मिनट 15 मिनट एक आंसर में लिखने में लग रहे हैं, इवन 20 मिनट भी लग रहे हैं, बस इसी फॉर्मेट में करना, हेडिंग्स बना के। ठीक है, और आप चाहो तो इसे टेलीग्राम पर मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपकी वो चेक करता रहूँगा, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।